मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गई ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 9 और 10th को मैं एक साथ प्रत्यय ज्ञान यानी प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता चुका प्रत्यय की सामान्य परिभाषा। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इन प्रत्ययों का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, स्त्री प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ। कृत प्रत्यय के मैं भेद भी कराने चालू कर दिया हूँ, 2 करा दिया हूँ। आज तीसरा है तव्यत प्रत्यय। पहली बात, तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, शेष रहता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना कि तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहता है, ठीक है। यानी मूल शब्द के साथ में तव्यत का हम तव्य जोड़ते हैं। अब इसको पुल्लिंग में बदलना है तो पीछे विसर्ग लगाते हैं। यदि वो पुल्लिंग में करना है तो विसर्ग लगाते हैं। स्त्रीलिंग में करना है तो आ का उच्चारण कराना होता है, और नपुंसक लिंग में करना है तो हलंत म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पुल्लिंग में करना है तो विसर्ग लगाना है, स्त्रीलिंग में करना है तो आ का उच्चारण कराना है, और नपुंसक लिंग में करना है तो क्या करना है, हलंत म का प्रयोग करना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो मैं 10 उदाहरण लिख रहा हूं। इन 10 उदाहरणों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों लिंगों में करेंगे, ठीक है। अब पहली बात कि आज मैं जो 10 उदाहरण लिखा हूं, ये आपके कोर्स में वो शब्द है, वो धातु है जिनके तव्यत प्रत्यय जोड़ने से पहले धातु के आखिरी वर्ण में ई का उच्चारण कराया जाता है। किसका? ई का। बाकी सब में छोटी ई जुड़ेगा, एक इस शब्द में बड़ी ई का उच्चारण कराया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं कल ये भी कहा था कि जहां कहीं भी धातु के साथ जब कृत प्रत्यय चलेगा, धातु के साथ जब प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो धातु के पहले पद में यदि कोई गुण संधि से संबंधित नियम लागू होने वाला शब्द आए तो हमें वो नियम लगाने पड़ेंगे, केवल तद्धित और कृत प्रत्यय में, तो वो भी ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए पठ प्लस तव्यत, पठ में ठ आखिरी वर्ण है तो इसमें ई का उच्चारण कराना है, तो ये लो पठे कर दिए, ई का लगा दिए। अब तव्यत का क्या शेष रह जाएगा? तव्य शेष रह जाएगा, तो यहां पे यही लिख दो पठी तव्य, पठी तव्य। पहले तो तीनों लिंगों में यही लिख दिया। अब इसको ये पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग में क्या करना है, हमें विसर्ग लगाना है। स्त्रीलिंग में क्या करना है, आ का उच्चारण कराना है, और नपुंसक लिंग में क्या करना है, हलंत म यानी आधा म लगाना है। तो पुल्लिंग में हो गया पठितव्य, स्त्रीलिंग में हो गया पठितव्य, और नपुंसक लिंग में क्या हो गया, पठितव्य। अब दूसरा है एध प्लस तव्य। पहले तो धातु के आखिरी जो वर्ण है उसमें ई का उच्चारण कराना है, वो करा दिए एधी, ठीक है। अब तव्यत का क्या शेष रह जाएगा, तव्य। तीनों लिंगों में ही लिख दो एधी तव्य और एधी तव्य, तीनों लिंगों में लिख दिया। अब पुल्लिंग में विसर्ग लगाना है, स्त्रीलिंग में आ लगाना है, और नपुंसक लिंग में हलंत म लगाना है, तो बन गया पुल्लिंग में बन गया एधितव्य, स्त्रीलिंग में बन गया एधितव्य, और नपुंसक लिंग में बन गया एधितव्य। अगला है भू प्लस तव्य। लिखा जाता है भू, लेकिन आपने देखा होगा हम लिखते हैं भू धातु लट लकार लिखते हैं, लेकिन लकार जब चलता है तो भू के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है,
भौ शब्द का प्रयोग किया जाता है। भू के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? भौ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भू लिखा हुआ है, लेकिन जब इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो भू के स्थान पर क्या हो जाएगा? भौ। तो आखिरी वर्ण क्या हो गया? वो। तो वो में ई का उच्चारण कराना है, भावी। तब्यत का क्या शेष रह गया? तब्य। क्या शेष रह गया? तब्य। तो भावी तब्य, तीनों लिंग में वही लिख दो, भावी तब्य और भावी तब्य। ठीक है। अब पुल्लिंग में लिखना है तो विसर्ग लगा दो, स्त्रीलिंग में आ का उच्चारण करा दो और नपुंसक लिंग में आधामा लगा दो, तो बन गया भावितव्य। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भावितव्य और नपुंसक लिंग में भावितव्य। चौथा उदाहरण है ग्रह प्लस तव्य। तो ह इसका आखिरी वर्ण है, तो ह में ई का उच्चारण करा दो, ग्रही। तव्यत का क्या रह जाएगा? तव्य। यहां पे भी लिख दो ग्रही तव्य और यहां पर भी लिख दो ग्रही तव्य। अब पुल्लिंग में लिखना है तो विसर्ग लगा दो, स्त्रीलिंग में आ का उच्चारण करा दो और नपुंसक लिंग में हलंतमा लगा दो, तो बन गया ग्रहीतव्य, ग्रहीतव्य और ग्रहीतव्य। अब आ जाता है चुर प्लस तव्य। लिखा जाता है चुर, लेकिन आपने देखा होगा लिखा जाता है चुर धातु, चुर धातु लट लकार। ठीक है, लेकिन लकार चलता है तो क्या चलता है? चोर या, चोरयति, चोरयता, ऐसे। ठीक है। अब यहां ऊ आ रहा है, तो ऊ का तो देखो क्या हो गया? गुण क्या हो गया? ओ हुआ। यहां ओ क्यों आया है? क्योंकि पहले पद धातु की शुरुआत का पहला अक्षर उसमें ऊ आया है। ऊ का गुण क्या हो गया? ओ हो गया। तो यहां हो गया चोर या, चोर। उसके बाद में है ई, तब्यत का तब, यहां पे भी चोरई तब्य और फिर चोरई तब्य हो गया। अब पुल्लिंग में लिख रहे हैं तो विसर्ग लगा दो, स्त्रीलिंग में आ लगा दो, नपुंसक लिंग में आधा मा लगा दो। ठीक है। अब रक्ष प्लस तब्य, रक्षी, आखिरी में ई लगाना है। तब्यत का क्या शेष रह जाएगा? तब्य। तो रक्षी तब्य, तीनों लिखूंगो में लिख दो रक्षी तब्य और यहां पे भी लिख दो रक्षी तब्य। ठीक है। पुल्लिंग में विसर्ग लगा दो, स्त्रीलिंग में आ लगा दो, नपुंसक लिंग में म लगा दो, तो रक्षितव्य, रक्षितव्य और रक्षितव्य। हस प्लस तव्य, स के पीछे ई लगा दो, तब्यत का क्या शेष रह जाएगा? तब्य। तो क्या बन गया? हसीतव्य, हसीतव्य और हसीतव्य, तीनों लिंगों में लिख दिए। अब इसको पुल्लिंग में विसर्ग लगा दो, स्त्रीलिंग में आ का उच्चारण करा दो, नपुंसक लिंग में आधा म लगा दो, तो बन गया हसीतव्य, हसीतव्य, हसीतव्यम। अब है नृत्य प्लस तव्य। क्या है? नृत्य प्लस तव्य। तो ध्यान से देखिए, री आ गया पहले अक्षर में, तो री का क्या हो जाएगा? री का क्या हो जाता है? गुण संधि में अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अब नौ के नीचे से री हटा दिए तो नौ आधा, गुण किए तो क्या हो गया? और क्या हो गया? अर। ठीक है। प्लस त है ये, और तब्यत का तब्य जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो, ये इसमें जुड़ जाएगा। अब त के ऊपर र चला जाएगा। ठीक है। और फिर इसके पीछे छोटी का लग जाएगा स्वर और तव्य, तो क्या बन जाएगा? नर्ती तव्य, नर्ती तव्य। विसर्ग लगा देंगे, नर्ती तव्य
फिर नर्तितव्या और नर्तितव्यम। ये हो गया। दो उदाहरण आप अपने आप करोगे, दोनों में ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, आपको मैं करा दिया, 1 से लेकर के 10 उदाहरण दे रखा था, जिसमें से 8 उदाहरण आपको मैं हल करा दिया। 9वां और 10वां अपने आप करना है। जो जहां गुण संधि का नियम लगेगा वहां गुण संधि का नियम लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पुल्लिंग में विसर्ग लगाना है, स्त्रीलिंग में आ का उच्चारण कराना है और नपुंसकलिंग में आधा म लगाना है। आज के लिए कक्षा 9th और 10th के लिए इतना ही। धन्यवाद।